हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज इस वीडियो में हम देखेंगे सिकंदर के बारे में। ठीक है, चाहे आपकी यूपीएससी की एग्जाम हो, चाहे स्टेट पीएससी की एग्जाम हो, चाहे आप कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम दिला रहे हैं, इनसे आपको 1 या 2 नंबर का वेटेज आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। या फिर आप यूपीएससी या स्टेट पीएससी में मेंस लिखते हैं तो भी सिकंदर को लेकर आपको लिखने को मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, आप एग्जाम दिलाते हैं या ना दिलाते हैं डजंट मैटर, लेकिन आपको सिकंदर के बारे में इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जिंदगी में आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा, समझने को मिलेगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि सीधी बात नो बकवास। ठीक है, सिकंदर आपने बहुत से कहावतों में सुना होगा, जो जीता वही सिकंदर, जो हारा वो बंदर। ठीक है, सिकंदर को विश्व विजेता बोला जाता है। ठीक है, उन्होंने 20 साल की उम्र में पूरे विश्व को जीतने का लक्ष्य रखा। ठीक है, आजकल के 20 साल के युवक को देख लो, वो नशे से फुर्सत ही नहीं है, लड़कियों के पीछे चक्कर काटने से फुर्सत नहीं है, लेकिन सिकंदर आप देख लो 20 साल में पूरे वर्ल्ड को जीतने का लक्ष्य रखा। ठीक है, इसीलिए सिकंदर को यूं सिकंदर नहीं बोला जाता है। ठीक है, सिकंदर अपने आप में सिकंदर है। ठीक है, चलिए इनके बारे में देखेंगे, कुछ कुछ बहुत बहुत अच्छी आपको जानकारी देखने सुनने को मिलेगी। ठीक है, आजकल आदमी अपने वार्ड से पंच जीत जाए, पंच बन जाए, गांव से सरपंच बन जाए, वही बहुत बड़ी बात है। लेकिन सिकंदर ने 20 साल की उम्र में पूरे वर्ल्ड को जीतने का टारगेट रखा। उनको एक नशा था पूरे विश्व को जीतने का। ठीक है, चलिए देखते हैं। भारत में आक्रमण करने वाला प्रथम यूनानी शासक सिकंदर था। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपको कि भारत में आक्रमण करने वाला प्रथम यूनानी शासक का क्या नाम था? सिकंदर। ठीक है, याद रख लो, कहां का शासक? यूनानी शासक। यूनानी शासक डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भारत में आक्रमण करने वाला प्रथम यूनानी शासक का नाम है सिकंदर। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। सिकंदर के जो पिताजी का क्या नाम है? फिलिप। जो कहां का शासक था? मेसोडोनिया का शासक था। दैट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट। जितने मैं करा रहा हूं पूरे के पूरे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेरी जितनी भी वीडियो आती है एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण रहते हैं, अकॉर्डिंग टू द सिलेबस रहते हैं, एक्स्ट्रा बिल्कुल नहीं रहता। ठीक है, तो सिकंदर के पिता का क्या नाम था? फिलिप। कहां का शासक था? मेसोडोनिया का शासक था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सिकंदर के गुरु का क्या नाम था? अरस्तु। सिकंदर के डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत बार पूछा भी जा चुका है कि ये सिकंदर के गुरु का क्या नाम है? अरस्तु। अरस्तु क्या है? एक महान दार्शनिक थे, आपको ध्यान में रखना है। सिकंदर के गुरु का क्या नाम है? अरस्तु। इसकी पत्नी का क्या नाम है? रेक्सोना। सिकंदर की पत्नी का क्या नाम था? रेक्सोना। रेक्सोना बहुत ही खूबसूरत महिला में से एक थी। ठीक है, और सिकंदर अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता था, रेक्सोना से। ठीक है, चलिए अगला बढ़ते हैं। सिकंदर के जो थल सेनापति, इसके नाम को डायरेक्टली पूछे जाते हैं आपसे। ठीक है, तो सिकंदर की जो थल सेनापति है उसका क्या नाम था? सेल्यूकस निकेटर। ध्यान से समझना है, सेल्यूकस निकेटर। सिकंदर के अगर आपसे पूछे कि सिकंदर के थल सेनापति का क्या नाम था? सेल्यूकस निकेटर था। और इसके जल सेनापति का क्या नाम था? सिकंदर के नियारकस था। अगर आपसे पूछे कि सिकंदर के थल सेनापति का क्या नाम था, तो सेल्यूकस निकेटर, और इनके जल सेनापति का क्या नाम था? नियारकस था। ठीक है, 20 वर्ष में सिकंदर शासक बना, आपको ध्यान में रखना है। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जब सिकंदर जो है शासक बना तो इस समय इसकी उम्र कितने वर्ष थी? तो 20 वर्ष थी। याद रखना, इतने कम उम्र में इन्होंने विश्व विजय का लक्ष्य रखा। आपको ध्यान से समझना है, आपको इनसे सीखना चाहिए कि 20 वर्ष में इन्होंने विश्व विजेता रखने का लक्ष्य रखा। आज हम 26 साल के युवकों को देख लेते हैं, 30 साल के युवक को देख लेते हैं, जिंदगी में वो क्या करेंगे, उनको टारगेट फिक्स ही नहीं है, बस चल रहे, जिंदगी चल रहा है। इसलिए जितने भी युवक है 18 से 22 साल है, जिंदगी को सही दिशा दीजिए, टारगेट दीजिए। अब कोई जरूरी नहीं है कि आप जो है एजुकेशन की फील्ड में सफल हो। मैं बार बार बोलता हूं कि कोई जरूरी नहीं है कि आप एजुकेशन के फील्ड में सक्सेस हो, लेकिन एजुकेशन जिंदगी में होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके अतिरिक्त जिस भी फील्ड में आपकी सबसे अच्छी पकड़ है, सबसे अच्छी आपकी हुनर है, उस फील्ड में जरूर आगे बढ़िए। इधर उधर तो ध्यान बिल्कुल मत दीजिए, मैं हर वीडियो में यही बात बोलता हूँ। चलिए ठीक है, तो सिकंदर जो है जब शासक बना तो उस समय इसकी उम्र कितनी थी? 20 वर्ष थी। और सिकंदर ने सर्वप्रथम विश्व विजय का लक्ष्य रखा। ठीक है, याद रखना, पूरे वर्ल्ड को जीतने का लक्ष्य रखा। और उस टाइम पर मैं बता दूं, उस टाइम पर जब सिकंदर के समय पर केवल 6-7 देश की खोज हुई थी। ठीक है, अभी तो 200 से भी ज्यादा देश है अभी वर्तमान में। ठीक है, 200 से भी ज्यादा देश है, लेकिन उस टाइम पर 6 या 7 देश की खोज हुई थी, जिसमें से लगभग 90% देश को जो है सिकंदर जीत चुका था। ठीक है, इसलिए इसे यूं ही विश्व विजेता नहीं बोला जाता।
चलिए अगला देखते हैं। सिकंदर ने 300, देखो उन्होंने जितने भी उस टाइम पर, ठीक है, उस टाइम पर जितने भी देश की खोज हुई थी मैक्सिमम, पूरे को नहीं मैक्सिमम देश को जीत चुका था, ठीक है। तो अब अगला देखेंगे, सिकंदर ने 326 ईसा पूर्व में, इसको याद रख लेना है, ठीक है, 326 ईसा पूर्व में भारत के हिंदकुश पर्वत से होकर गंधार से भारत में प्रवेश किया। याद रखना इस पर्वत का नाम आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। सिकंदर ने इस सन को याद रखना है, 326 ईसा पूर्व में भारत के जो हिंदकुश पर्वत से होकर गंधार से, याद रखना आपको, ठीक है, भारत में प्रवेश किया। हिंदकुश पर्वत को ध्यान में रखना है आपको, 326 ईसा पूर्व याद रखना है। सिकंदर ने 326 ईसा पूर्व में ही भारत के हिंदकुश पर्वत से क्या किया, यहां पर प्रवेश किया, एंट्री किया, ठीक है। अगला देखते हैं, भारत में पहला मुकाबला तक्षशिला के शासक। अभी तक्षशिला आप देखेंगे पाकिस्तान है, पाकिस्तान वाला एरिया अभी तो भारत में नहीं है वर्तमान में, पाकिस्तान अलग देश है, ठीक है, और भारत अलग देश है। क्योंकि आपको सभी को पता है कि जो पाकिस्तान हमारे भारत का ही हिस्सा है, ठीक है। तो उस टाइम पर आप देखेंगे ये तो भारत में ही था, तो अभी वर्तमान में नहीं है, इसलिए आपको ध्यान में रखना है, थोड़ा कंफ्यूजन नहीं होना है आपको, जो है डीपली क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए आपको समझ में ये आना बहुत जरूरी है। चलिए, भारत में जो पहला मुकाबला तक्षशिला के शासक आम्भी से हुआ। देखो जो विश्व विजेता, जो विश्व विजय का जो नशा चढ़ा हुआ था सिकंदर को, उन्होंने जो है जितने भी उस टाइम पर देश की जितनी भी खोज हुई थी लगभग बहुत से देश को जीत चुका था। वो बढ़ते बढ़ते देखो आपने भारत में जो है एंट्री कर लिया था, और भारत में पहला मुकाबला किससे हुआ, तक्षशिला के शासक आम्भी से हुआ, ठीक है। आम्भी ने जो है सिकंदर के बारे में सुना ही था, ठीक है। जैसे सिकंदर ने अपनी जो सेना लेकर कहा तक्षशिला के शासक को बोला, आम्भी को बोला कि तुम हमारी दास्ता स्वीकार कर लो वरना हम तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। ये जो आम्भी था बहुत डरपोक था, इन्होंने बिना लड़े ही इन्होंने उसकी सिकंदर की अधीनता स्वीकार कर ली, ठीक है। आपको डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में जब पहला मुकाबला हुआ सिकंदर के साथ, तक्षशिला के शासक का क्या नाम था, आम्भी था। आम्भी के साथ जो सिकंदर का क्या बहुत समय तक युद्ध हुआ, बिल्कुल नहीं हो, क्योंकि सिकंदर के नाम सुनते, सिकंदर ने जब बोला तो आम्भी जो है तुरंत उसकी दास्ता जो है स्वीकार कर लिया, वो डर के कारण जो है स्वीकार कर लिया। बोला सिकंदर को, हम आपसे हार गए, हम आपकी दास्ता स्वीकार करते हैं, ठीक है, हम आपके अधीन हो गए, ठीक है। और उस तरह से ये जो आम्भी था जो है सिकंदर के साथ मिल गया, उनका चापलूस बन गया, ठीक है। ये जो आम्भी था बिना लड़े सिकंदर की दास्ता स्वीकार कर लिया, और ये क्या हुआ, सिकंदर का चापलूस बन गया। और ये जो है, ये आम्भी जो है गद्दार हो गया। कैसे गद्दार हो गया, इन्होंने सिकंदर को बोला कि आप जो है आगे एरिया में और जो है अपना सिकंजा क्षेत्र को आप सिकंजा आप जमाइए, हम आपका साथ देंगे आम्भी, ठीक है। ये होता है गद्दारी। ये खुद तो लड़ा नहीं, लेकिन जो है सिकंदर को बोला कि मैंने आपकी दास्ता स्वीकार कर ली, आप जो है जरूर आगे बढ़िए, जो विश्व विजय का जो लक्ष्य रखे, मैं आपका जो विजय का जो लक्ष्य रखा है उसमें हम भी आपका साथ देंगे। तो ये जो आम्भी जो है सिकंदर का साथ देने लगा। और जो अगला हम देखेंगे, इसके पश्चात सिकंदर का जो मुकाबला है पौरव के शासक पोरस से हुआ। याद रखना, पौरव के शासक का क्या नाम था, पोरस। तो ये जो आम्भी था गद्दार जो है, ये पोरस की राजा की जितने भी डिटेल जानकारी थी, जितनी भी खुफिया जानकारी थी, जितनी सी सीक्रेट थी कि इसका सेना कहाँ है, इसका मेन सेना के एंट्री कहाँ से होता है, ये जो आम्भी है इसकी पूरी डिटेल जानकारी इनको दे दी, ठीक है, किसको, सिकंदर को। तो इसके पश्चात सिकंदर का मुकाबला पौरव के शासक से हुआ। याद रखना, तो देखो सिकंदर ने किसको बोला, पोरस को बोला कि पोरस सुन, पोरस तू मेरी जो है अधीनता स्वीकार कर ले वरना मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तो ये जो पोरस था भले छोटा सा क्षेत्र का शासक था, लेकिन ये बहादुर शासक था। ये कायर बिल्कुल नहीं था आम्भी की तरह, जो उनकी बात को सुनकर ही अधीनता स्वीकार कर ले। इन्होंने बोला कि ये मजदूर कहाँ थे, कहा दिया लोहे को पिघलाकर उनका आकार बदल देता है, ठीक है। ये हम मजाक के तौर पर कर रहे हैं, ठीक है। तो ये पोरस जो है बहुत ही बहादुर शासक था। ये इनका ये कहना था, या इनका मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूं कि कायरों की तरह हारने से बेहतर है कि योद्धा की तरह लड़कर मर जाओ, ठीक है। तो इन्होंने जो है पोरस ने सिकंदर से लड़ डाला, ठीक है। सिकंदर के बीच युद्ध हुआ, हालांकि पोरस हार गया, लेकिन लड़कर हारा। आपको यह ध्यान में रखना है, आम्भी की तरह इन्होंने चुपचाप दास्ता स्वीकार नहीं की, बल्कि पोरस जो है विश्व विजेता, उन्होंने इतने धुरंधर जो है सिकंदर के साथ लड़ने को तैयार हो गया और लड़ा भी। लेकिन बाद में जो है ये
पोरस हार गया। ठीक है, तो कोई डाउट नहीं, हारा तो जरूर हारा, लेकिन एक से एक बात सीख होती है कि आप जो है कायरों की तरह कभी ना हारें, लड़कर हारें तो भी आप एक विजय कहलाएंगे। ठीक है, आप जितने भी जिस भी फील्ड में करते हैं ना, 1-2 साल कर दिया तो 1-2 साल दिया, उससे कुछ आउटपुट मिला नहीं, परिणाम मिला नहीं, उस फील्ड को आप छोड़ देते हैं, तो आपसे सबसे बड़े कायर हो। ठीक है, आप जो है लड़कर हारिए, उसमें जूझिए, उसमें बार बार प्रयत्न कीजिए, बार बार मेहनत कीजिए, लोग हंसे चाहे कुछ भी करें, आपको उस फील्ड को छोड़ना ही नहीं है। ठीक है, आपको सफलता जो है कोई भी फील्ड का हो सिर्फ समय मांगता है, इतना आपको ध्यान में रखना है, बाकी दुनिया की हर चीजों को नजरअंदाज कीजिए आप। ठीक है, तो पोरस की तरह आप भी सिकंदर से लड़ जाइए, भले आपकी हार हो, लेकिन आपको कहीं ना कहीं एक और आपको विजयी ही रहेगा। ठीक है, तो आपको हमेशा ध्यान रखना, ये जो आम्भी जो था तक्षशिला का जो शासक था, सिकंदर के अधीन सिर्फ डर कर उनके अधीनता स्वीकार कर ली, लेकिन वहीं पर देखो आप पोरस जो है बिल्कुल उनसे लड़कर ही हारा। ठीक है, इतने बड़े सिकंदर, इतने विश्व विजेता के सामने ये लड़ गया, और भले बाद में हारा, लेकिन सिकंदर ने उनकी बहादुरी को सलाम किया। हमें सिकंदर ने ये बोला कि हम तुम्हारी बहादुरी की दाद देते हैं। ठीक है, और जो है ऐसा पहला मित्र था सिकंदर का, पहला मित्र कौन था? पोरस था। इनकी बहादुरी को देखकर जो है सिकंदर ने जो है पोरस से क्या कर ली? मित्रता कर ली। सिकंदर ने पोरस को बोला मानना पड़ेगा आपकी दाद को, मानना पड़ेगा आपकी बहादुरी को। ठीक है, तो ये होता है कि बहादुर की पहचान, क्योंकि हीरे की परख जौहरी की होती है, एक बहादुर को दूसरा ही बहादुर पहचान सकता है। तो सिकंदर ने किससे जो है एकमात्र किस व्यक्ति से मित्रता की? पोरस से की। पोरस हारा जरूर, लेकिन सिकंदर उनको पहचान गया कि इसमें एक बहुत बहादुर व्यक्ति है, बहुत बहादुर ये शासक है। तो अगर आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे, अगर सिकंदर ने किससे मित्रता की, तो वो पोरस से की। और किस नदी के किनारे सिकंदर और पोरस का युद्ध हुआ? झेलम का और अन्य नाम है वितस्ता। डायरेक्टली जियोग्राफी में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि झेलम नदी का अन्य नाम है वितस्ता नदी है। तो सिकंदर और पोरस का जो युद्ध हुआ किस नदी के किनारे पर हुआ? झेलम या वितस्ता नदी के किनारे पर हुआ। आपको ध्यान में रखना, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, और इस युद्ध को, वितस्ता युद्ध को, इस नाम को आपको ध्यान में रखना है, हाइडेस्पीज युद्ध कहते हैं। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि सिकंदर और पोरस का जो युद्ध है किस नदी के किनारे हुआ? आपको ध्यान में रखना है झेलम को ही वितस्ता नदी कहते हैं। आपका इस नाम आपको ध्यान में रखना है, इसे कौन से युद्ध कहते हैं? हाइडेस्पीज युद्ध कहते हैं, आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला देखते हैं। यहां पर तो हार गया। सिकंदर के समय भारत का शासक घनानंद था। आपको डायरेक्टली ध्यान में रखना, उस समय मगध वाला एरिया आप ध्यान में रखें, मैप में आपने देखा होगा, तो मगध वाला एरिया आपको ध्यान में रखना है। तो सिकंदर के समय भारत का शासक कौन था? डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि सिकंदर के समय भारत का शासक कौन था? घनानंद था। आपको डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इनको नजरअंदाज बिल्कुल मत करना। जब सिकंदर के समय भारत का मगध वाला एरिया आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है, तो भारत का शासक कौन था? घनानंद था। ठीक है, यहां पर देख लो आप, ठीक है, तक्षशिला के शासक आम्भी को पराजित कर दिया, पोरस को भी पराजित कर दिया, आपको ध्यान में रखना है। अब जो है सिकंदर की जितनी भी सेना है, सिकंदर आप आगे बढ़ रहा था। ठीक है, सिकंदर के समय भारत का शासक कौन था? घनानंद था, आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब देखो, आपको अब ध्यान में रखना है कि अब ध्यान से समझ लो, यहाँ पर आम्भी को भी पराजित कर चुका था सिकंदर, यहाँ पर पोरस को भी पराजित कर चुका था। अब आ गया यहाँ पर व्यास नदी। ठीक है, व्यास नदी। अब व्यास नदी, ठीक है, व्यास नदी को पार करना बहुत ही ज्यादा जरूरी था, क्योंकि मगध वाले क्षेत्र में एंट्री करने के लिए। ठीक है, तो यहां पर आपको ध्यान में रखना कि चाणक्य व चंद्रगुप्त मौर्य के अफवाह फैलाने में सफल। अब देखो यहां पर ध्यान से समझना, ठीक है, यहां पर जो है सिकंदर जो है आम्भी को भी पराजित कर चुका था, पोरस को भी पराजित कर चुका था। अब वो क्या है, व्यास नदी आ गया था बीच में। ठीक है, अगर व्यास, तो यहां पर जो चंद्रगुप्त मौर्य थे और चाणक्य ने अफवाह ये फैलाया सिकंदर की सेनाओं में। ठीक है, सिकंदर आगे बढ़ रहा था, तो चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य ने ये अफवाह फैलाया कि जो भी व्यास नदी को, याद रख लो, जो भी व्यास नदी को पार करेगा, वो जो भी व्यक्ति व्यास नदी को पार करेगा, उनका आंख किसी का फूट जाएगा, किसी को बीमारी हो जाएगा, किसी को मृत्यु हो जाएगा। ये अफवाह जो है चाणक्य ने फैला दिया। कहां पर? सिकंदर की फौज को। तो सिकंदर की जो फौज है बहुत ही ज्यादा डरने लगी। अरे भैया, हम जो है व्यास नदी को पार नहीं करेंगे,
क्योंकि अगर हम जैसे ही व्यास नदी को पार करेंगे तो कहा जाता है कि जो व्यक्ति पार करता है उसको कोई बीमारी हो जाता है, किसी को महामारी हो जाता है, किसी कोई लूला हो जाता है, कोई लंगड़ा हो जाता है। ये चंद चाणक्य की एक नीति थी, ठीक है, अफवाह फैलाने की। अफवाह में देखो कितना ताकत होता है। व्यास नदी को पार करने से कोई बीमारी नहीं होती थी, लेकिन चाणक्य ने अपने दिमाग से जो है सिकंदर की पूरी फौज में यह अफवाह फैला दिया कि अगर कोई भी व्यास नदी को पार करता है तो लूला हो जाएगा, लंगड़ा हो जाएगा, वो मर जाएगा, ठीक है। तो सिकंदर फिर भी नहीं मार रहा था, ठीक है, और उनके जो सेनापति थे वो नहीं मार रहे थे। यह अफवाह बात होगा, ठीक है, कौन जो है नदी को पार करने में ऐसा क्या होगा। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने, देखो चाणक्य के शिष्य का क्या नाम था, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया, जो सिकंदर की फौज में एक सैनिक को मारा और सैनिक के जो है वेशभूषा को पहन लिया, ठीक है, और उनके खाने में जहर मिला दिया। किसके, सिकंदर के जितने भी सेना में जितने भी व्यक्ति थे उनमें क्या खाने में क्या मिला दिया, जहर मिला दिया। और जिस जिस व्यक्ति ने जो है क्या खाने को खाए थे उसी व्यक्ति को व्यास नदी की ओर घुमाने लगे, व्यास नदी को पार कराने के लिए ले गए, ठीक है। व्यक्ति को खाने में जहर दिया गया था, खिलाया गया था, उसी व्यक्ति को व्यास नदी के किनारे ले गए, ठीक है। उनको तो जो व्यक्ति व्यास नदी के किनारे गए थे वो मर गए। देखो व्यास नदी के किनारे जाने से नहीं मरा था, क्योंकि खाने में उनके जहर मिला दिया गया। तो सिकंदर और उनके जो सेनापति को मैक्सिमम लोगों को और ये क्या हो गया, शक जो है यकीन में बदल गया, ठीक है, यानी उनको कंफर्म हो गया कि व्यास नदी के पास जाने से मर ही जाता है। लेकिन ये अफवाह को फैलाने में जो है चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य जो है सफल रहे। देखो अफवाह में बहुत बड़ी ताकत होती है, याद रख। तो अब देखा अफवाह में जो है बहुत बड़ी ताकत होती है। चाणक्य और चंद्रगुप्त ने अफवाह फैलाया तो, और इतने बड़े, देखो सिकंदर की पूरी सेना को वापस कर दिया। क्या अफवाह फैलाया था कि व्यास नदी को भैया जो पार करेगा वो बिल्कुल उनका राम नाम सत्य है, ठीक है। और तो ये जो चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य का जो अफवाह जो है फैलाने में सफल हुआ है, और यही अफवाह को देखकर जो है सिकंदर जो है वापस लौट गया, व्यास नदी को पार किया ही नहीं। तो आपको ध्यान में रखना, डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि क्या सिकंदर जो है भारत को जीता था, तो बिल्कुल नहीं। एक लाइन में आपको ध्यान में रखना है कि सिकंदर ने भारत को नहीं जीता था। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बार बार क्वेश्चन इसे बार बार पूछा भी जा चुका है, ठीक है। तो सिकंदर ने भारत को नहीं जीता था, वो जो है व्यास नदी को पार किया ही नहीं और वहां से लौट गए, ठीक है। तो लौटे क्यों आपको पता है ना, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य की ये नीति थी। अब वहां जो फैलाया था कि भैया व्यास नदी को जो पार करेगा वो मर जाएगा, ठीक है। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने एक सैनिक को मारा भी, और सैनिक का वेश पहनकर सैनिक वाले बहुत से लोगों के खाने में जहर मिला दिया। जिन जिन व्यक्ति को जहर मिला था उसी व्यास नदी के किनारे ले गए टहलाने के लिए। तो सिकंदर को और कंफर्म हो गया, भैया जो ये तो व्यास नदी को पार कर रहा था ये तो मर गया। हालांकि वो नदी के कारण नहीं मरा था, आपको फिर से बता दूं, वो जहर के कारण मरा था। इस तरह से चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य ने अफवाह को फैलाने में सफल हुआ और सिकंदर की सेना को पूरा वापस कर दिया, ठीक है। सिकंदर ने बहुत ही समझाया भी कि व्यास नदी को पार करते हैं, लेकिन इनका और एक दूसरा रीजन बहुत से बुक में आपको देखने को मिलता है कि जो सिकंदर की जो सेना थी लगातार युद्ध कर करके बहुत थक चुकी थी। कोसों हजारों मील जो है वो निरंतर यात्राएं करती थी, ठीक है, हजारों मील यात्रा करती थी। कोई पैदल करता था, कोई घुड़सवारी से करता था, तो कोई बड़े बड़े पहाड़ों से चढ़कर जाता था। उनकी सेना जो है ऑलरेडी थक चुकी थी। लगातार युद्ध करते करते देखो यहाँ तक तक्षशिला अम्बी से युद्ध किया, पोरस से किया, उससे पहले और कितने लोगों से इन्होंने पराजित की। तो एक रीजन यह था कि इनकी जो सेना भी थक चुकी थी, बहुत दिनों से घर से दूर थे, तो एक रीजन यही भी था कि वो वापस लौटने का। आपको बहुत से बुक में यहाँ पर देखने को मिलता है, ठीक है। तो जब ये चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य की जो है अफवाह से सिकंदर वापस लौट रहा था, ठीक है, तो वापस लौट रहा था तो सिकंदर की जो मृत्यु हो गई, ठीक है। आपको ध्यान में रखना है 323 ईसा पूर्व में, आपको ध्यान में रखना है 323 ईसा पूर्व में क्या हो गई, इनकी मृत्यु हो गई। स्थान का नाम आपको ध्यान में रखना है बेबीलोन, ठीक है। तो अगर आपसे पूछे कि सिकंदर की जो मृत्यु कहाँ हुई, उस स्थान का नाम बताइए, बेबीलोन। अगर उसका आपको पूछे कि आपको डायरेक्टली अगर पूछे तो 323 ईसा पूर्व आपको ध्यान में रखना है, ठीक है।
एक फैक्ट और भूल गया, सिकंदर की सेना व्यास नदी को पार करने से इनकार कर दिया। ठीक है, अभी अभी मैंने बताया कि सिकंदर की जितनी भी सेना थी व्यास नदी को जो है पार करने से इनकार कर दिया। ठीक है, आपको ध्यान में रखना है, अफवाह वाली मैंने बात बताई, इसी के कारण चलते हुए जो सिकंदर की तमाम सेना ने जो है व्यास नदी को जो है पार करने से मना कर दिया और सिकंदर यहाँ से वापस लौट गया। ठीक है, इस तरह से हमने देखा सिकंदर की बहुत से फैक्ट है, इससे बाहर सिकंदर को लेकर मत देखिएगा, बहुत ही काफी सफिशिएंट है। ठीक है, चलिए आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आ गए होगा, ऐसा मैं आशा करता हूँ। चलिए, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।